सो हे गाइस, जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में प्रतिवर्ती क्रिया को पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स। इसी के बारे में आज हम पूरा इस वीडियो में एक एक कर पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। यहां पर हमने लिखा है कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए, अब यहां पर एक शब्द है उपापचयी क्रिया, ये क्या होता है इसके बारे में जानिए। उपापचयी क्रिया जो हमारा जैव क्रिया होता है इसी को उपापचयी क्रिया कहते हैं। जैसे मनुष्य की वृद्धि हो गया, प्रजनन हो गया, ये सब क्रियाएं जो होती हैं ये सब क्रियाएं आपकी उपापचयी क्रियाओं के तहत की आती हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों के श्रावण ग्रंथिल ऊतक युक्त विभिन्न संरचनाओं द्वारा होती हैं, जिसे ग्रंथ कहते हैं। मतलब समझिए कि जैसे होता क्या है, जैसे आपके आंख से आंसू का निकलना, तो आंसू को निकलने के लिए अपनी अलग सी एक ग्रंथि होती है और उसका अपना अलग से एक रास्ता होता है। ठीक, यानी कि आंसू के श्रावण के लिए ग्रंथिल ऊतक युक्त विभिन्न संरचनाएं होती हैं, यानी कि उसके लिए अपनी अलग सी संरचना होती है आंसू निकलने के लिए। तो वो क्या है, वो एक ग्रंथि है। ऐसे ही स्पर्म निकलने के लिए अपना एक अलग से संरचना होता है, अलग से रास्ता होता है, तो वो क्या है आपका, वो एक ग्रंथि है। ऐसे अगर और बात करें तो हमारे शरीर से जो पसीने निकलते हैं इसके निकलने के लिए अपना एक संरचना है, अपना अलग एक रास्ता है। तो ये संरचना क्या है, ये है आपकी ग्रंथि। तो आपने यहां से ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमारा पहला है बहिःस्रावी ग्रंथि, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा है मिश्रित ग्रंथि। अब ये तीनों क्या है इसके बारे में एक एक कर जानते हैं। ये जो हमारा बहिःस्रावी ग्रंथि है इससे निकलते हैं एंजाइम, और इन एंजाइम को निकलने के लिए एक अलग से नलिकाओं की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे आंख से आंसू जो निकलती है तो आंसू को निकलने के लिए अपना अलग से एक रास्ता है। ठीक है, तो इसी कारण से ये क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ऐसे क्या हो गया, जो हमारा पसीना निकलता है ये क्या है, इसका निकलने का अपना अलग से एक रास्ता है। जैसे आप देखें तो आपके शरीर में बहुत छोटा छोटा सा छिद्र है, वहां से आपके पसीने निकलते हैं, तो इसको निकलने के लिए अपनी अलग से नलिका है। ठीक है, ऐसे कान से जब आप फूट निकालते हैं तो उसको निकलने का अपना एक अलग सा क्या है, रास्ता है, अलग सी संरचना है। ठीक है, तो ये सब जो है ये क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथि है। और बहिःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम निकलते हैं। जैसे लार हो गया, लार निकलने के लिए अपनी अलग से रास्ता है, और लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो क्या होती है, टाइलिन एंजाइम पाई जाती है, जो क्या करता है, भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो ये जो होता है ये हमारा होता है बहिःस्रावी ग्रंथि, और इसके लिए आवश्यक क्या है कि इससे निकलता है एंजाइम, और साथ में इसके लिए अलग से नलिका की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा हो गया बहिःस्रावी ग्रंथि। ऐसे हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है कि इससे निकलते हैं हार्मोन्स। ठीक है, यहां पर निकल जाता है एंजाइम, लेकिन इस अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन्स, और हार्मोन्स को निकलने के लिए अलग से नलिका की आवश्यकता नहीं होती। ये खून में यानी ब्लड में मिल सकता है। तो खून तो हमारे पूरे शरीर में नसों द्वारा चलता रहता है, तो उसमें जब मिल जाएगा तो किसी भी पार्ट में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा होता है हार्मोन्स। अब एक चीज विशेष ध्यान दीजिए, अब यहां से आपको क्या मिल गया, इस बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर, 2 अंतर मिले। पहला अंतर क्या है कि बहिःस्रावी ग्रंथि में एंजाइम पाए जाते हैं, यानी एंजाइम का श्रावण होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स का श्रावण होता है। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम को स्रावित होने के लिए अलग से नलिका की आवश्यकता होती है, और उसके बाद में अंतःस्रावी ग्रंथि में निकलने वाले हार्मोन्स के श्रावण के लिए अलग से नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 2 अंतर आपके हो गए। तीसरा अंतर मैं आपको और बता देता हूं कि ये जो बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम का संचरण
हो सकता है, यानी कि वो संचित रह सकते हैं कुछ देर के लिए, मतलब कुछ देर के लिए इकट्ठा रह सकते हैं। और उसके बाद में अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स संचित नहीं रह सकते, यानी इकट्ठा नहीं रह सकते। तो ये हमारे हो गए 3 अंतर, जो कि आपका अगर एग्जाम में आ जाएगा तो बेहिचक आसानी से लिख पाएंगे, बहुत ही ज्यादा सरल है। तो ये आपका हो गया बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर, ठीक है। उसके बाद में हमारा जाता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में क्या होता है कि एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं, लेकिन एंजाइम ज्यादा निकलेगा, हार्मोन्स कम निकलेगा। तो ये होता है मिश्रित ग्रंथि, ठीक। तो अब हम पूरा विस्तार से पढ़ते हैं इस बहिस्रावी ग्रंथि को, उसके बाद में अंतःस्रावी ग्रंथि को। तो जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, इनमें से हमारे इतने सारे और भी निकलते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा हमने लार ग्रंथियां निकलती हैं, दुग्ध ग्रंथियां हो गई, स्वेद ग्रंथियां हो गई, तेल ग्रंथियां हो गई, लेक्राइमल ग्रंथि हो गई, जठर ग्रंथियां हो गई। इनको एक एक करके समझते हैं। लार ग्रंथियों से क्या निकलता है, हमारे मुख में लार निकलते हैं। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा कि बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम निकलता है, टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। ये आपके एग्जाम के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और इसका क्या कार्य है। तो आप क्या बताएंगे, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसका कार्य है कि ये मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है, भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपका हो गया लार ग्रंथियां। ऐसे हो गई दुग्ध ग्रंथियां। दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं फीमेल्स में। ये आपका मेल का चित्र है, ये आपका फीमेल का चित्र है, ठीक है। तो ये जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं ये पाई जाती है फीमेल्स में, यानी कि यहाँ पर ये महिलाओं में पाए जाते हैं। इनके लिए क्या होता है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूध की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया दुग्ध ग्रंथियां, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है स्वेद ग्रंथियां। स्वेद ग्रंथियां क्या होती हैं कि जो अभी हमने बताया कि पसीना जो निकलता है, पसीनों को निकलने के लिए जो रास्ता होता है, तो ये जो पसीना निकलता है ये किससे निकलती है, ये स्वेद ग्रंथियों से निकलता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्वेद ग्रंथि। इसके बाद में हमारा आता है तेल ग्रंथियां। तेल ग्रंथियां क्या है, इस चीज को समझिए। होता क्या है कि जब आप गर्मी में देखे होंगे कि यहाँ माथे पर या फिर कुछ यहाँ पर या फिर नाक के ऊपर कुछ जब आप ऐसे करते होंगे तो कुछ आपको तैलीय पदार्थ निकला हुआ नजर आता होगा। तो ये जो तैलीय पदार्थ है ये निकलता है आपका तेल ग्रंथियों से, ठीक। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद में हमारा आ जाता है लेक्राइमल ग्रंथि। अब लेक्राइमल ग्रंथि से आपका आंसू निकलता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, ठीक। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद में अब देखो, ध्यान दीजिए, जैसे कभी जब आप रोते हैं तो रोते रोते होता क्या है कि नाक से भी पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो नाक से निकलने वाला पानी भी क्या होता है, उसमें भी लाइसोजाइम्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक। तो ये आपका होता है लेक्राइमल ग्रंथि। और ये क्या करता है, ये आंसू जो निकलता है उसी में पाया जाता है। और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया लेक्राइमल ग्रंथि। इसके बाद में हमारा आ जाता है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों को हमने इसके पहले भी पढ़ा रखा है, जब आपको पाचन की प्रक्रिया बता रहे थे हम। उसमें क्या होता है कि जैसे जब आप भोजन करते हैं तो भोजन एक गले से एक नली होती है, ठीक है, एक नली होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रास नली। उस ग्रास नली से होती हुई वो भोजन आती है और आने के बाद में सबसे पहले एक थैलीनुमा संरचना जे आकार की होती है। वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं आमाशय, ठीक। आमाशय में वो भोजन आकर इकट्ठा होती है। तो वहां पर जो आमाशय होता है, यहाँ पर जो आमाशय होता है, उस आमाशय में से जठर ग्रंथियां, यानी आमाशय में जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और उन जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, ठीक, जिसमें आपके पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो आपके भोजन में क्या करते हैं, मिल जाते हैं। उसी थैली में से निकलता है जठर रस, जिसमें पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एंजाइम पाए जाते हैं और ये जो एंजाइम होते हैं ये आपके भोजन में मिल जाते हैं, जो कि भोजन को पचाने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, बहिस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो आप
अब यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि को समझने के लिए यहाँ पर हमारा दो चित्र बना हुआ है, जिसमें से ये हमारा पुरुष का चित्र है, ये महिला का चित्र है। इसमें जितने इंपॉर्टेंट ग्रंथियां हैं उनके बड़ा सा चित्र हमने नीचे यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एक एक पॉइंट पर। सबसे ऊपर से अगर हम चले तो सबसे ऊपर मस्तिष्क के बीचों बीच में पाया जाता है पीनियल काय। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा है पीनियल काय, या इसको आप बोलेंगे पीनियल ग्रंथि, ठीक है। ये हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच में पाया जाता है। अब ये जो पीनियल काय होता है इससे निकलते हैं मेलेटोनिन तथा सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स। ध्यान दीजिए, बाह्य श्रावण ग्रंथि में क्या निकल रहा था? एंजाइम निकल रहा था। यहां पर क्या निकलेगा? हार्मोन्स निकलेगा। तो यहां पर मेलेटोनिन और सेरोटोनिन नामक यहां पर हार्मोन्स निकलेंगे। और ये जो हार्मोन्स होंगे ये क्या करते हैं कि मनुष्य के निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, कि उसको कब नींद आती है, कैसे नींद आती है, इस पर नियंत्रण रखते हैं। साथ में अगर इस दोनों हार्मोन्स की कमी हो जाए तो महिलाओं में अंडाशय जो होता है उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो ये हमारा हो गया पहला भाग। उसके बाद में सेकंड भाग पर आ जाए। ये जो हमारी पार्ट है ये भी हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि की सबसे बड़ी चित्र यहाँ पर हमने बना दी है। पीयूष ग्रंथि इस प्रकार से होती है, और पीयूष ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे इस अंतःस्रावी ग्रंथ का। क्यों? क्योंकि इसको बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। क्यों बोला जाता है इसको भी जानिए। ये जो आपका पीयूष ग्रंथि होता है ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथ में जितने भी पार्ट्स आते हैं हर पार्ट पर अपना नियंत्रण रखता है। इसी कारण से इसको, इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ भी बोलते हैं। हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, उसमें एक क्वेश्चन हमने ये भी दिया है कि वह कौन सा ग्रंथि होता है जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो वो कौन सा ग्रंथि होगा? पीयूष ग्रंथि होगा, ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होता है इससे कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे हमारा पहला हो गया सोमैटोट्रॉपिक। अब ये क्या करता है? सोमैटोट्रॉपिक जो है ये शरीर के आकार पर नियंत्रण रखता है। जैसे अगर इसकी मात्रा अगर कम हो गई तो बचपन में अगर इस सोमैटोट्रॉपिक की कमी हो गई किसी व्यक्ति में तो इस हार्मोन्स की कमी के कारण उस व्यक्ति के वृद्धि में मतलब रुकावट उत्पन्न हो जाएगा, यानी उसके शरीर का आकार जो होगा वो बढ़ेगा नहीं, बौना टाइप का हो जाएगा। और यहीं पर अगर इस हार्मोन्स की अधिकता हो गई व्यक्ति में तो उसका शरीर बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला हार्मोन। दूसरा हार्मोन इसमें थायरोट्रॉपिक हार्मोन पाया जाता है। ये क्या करता है? ये थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है। थायराइड ग्रंथि यहाँ पर आपका ये पाया जाएगा, ये है थायराइड ग्रंथि, जिसका हमने बड़ा सा चित्र यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। इसको अभी हम पढ़ते हैं। तो ये थायराइड ग्रंथि पर ये नियंत्रण रखता है। अभी हमने बताया कि ये हर एक ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो ये दूसरी ग्रंथि हो गई। तीसरी हमारी होती है फालिकन प्रेरक। अब ये क्या करता है? ये शुक्राणुओं पर, जो मनुष्यों में शुक्राणु हो पाए जाते हैं उन पर यह नियंत्रण रखता है। अगर इस हार्मोन्स की कमी हो गई तो शुक्राणुओं में कमी हो जाएगी। इस हार्मोन्स की अधिकता हो गई तो शुक्राणुओं में अधिकता हो जाएगी। ये आपका हो गया। इसके बाद में इसी में पाया जाता है ल्यूटिनाइजिन। अब ये क्या है? ये जो ल्यूटिनाइजिन है इससे जनदों पर पड़ता है यहाँ पर इफेक्ट, यानी ये जनदों को नियंत्रण करता है। अब जनदों क्या है? जनद क्या है? देखिए जनन मतलब ये जनन तंत्र जो होते हैं इनकी बात की जाती है। इस चीज पर ये नियंत्रण रखता है। इसके बाद में अब हम थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो हमारा यहाँ पर गले में आप आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका पाया जाएगा थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पूरा भाग है, यहाँ से ये पूरा भाग जो है ये पूरा भाग आपका थायराइड ग्रंथि है, ठीक। और इस थायराइड ग्रंथि में से निकलता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स, और ये जो हार्मोन्स होता है ये बना होता है आयोडीन से। अब यहां पर आपको पता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है, ठीक है। तो आयोडीन, जब इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी यानी आयोडीन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा आपको? घेघा रोग हो जाएगा। और ये जो आपका थायरॉक्सिन है ये आपके बीपी को भी नियंत्रित करता है। अगर इस हार्मोन्स की आपके शरीर में कमी हो गई तो आप में क्या होगा कि आपका जो हृदय की गति है वो कम हो जाएगी, और यहीं पर अधिकता हुई तो ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करता है? बीपी पर भी नियंत्रण रखता है, ठीक।
इसके कमी से और क्या होता है, इसके कमी से अगर ये इसकी कमी ज्यादा हो गई तो आपका जो मानसिक क्षमता है वो भी कम हो जाएगी, शरीर सुस्त पड़ने लगेगा। ये सब इस हार्मोन्स का कमियां हैं, और अगर इसकी अधिकता और कम ये मात्रा पाई जाएगी आपके शरीर में तो ये रोग आपको हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया थायराइड। ठीक, इसके बाद में हमारा आता है पैराथायराइड। पैराथायराइड क्या है, इस चीज को समझिए। इसी थायराइड के नीचे इसी भाग में देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको मटर के दाने के नुमा दो पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ पर दो भाग दिख रहे हैं। ये जो पार्ट है ये आपका है पैराथायराइड्स। अब पैराथायराइड्स क्या करता है, इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है इस पर बात करेंगे। इससे निकलता है पैराथायरॉक्सिन, ठीक है, और ये आपके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित रखता है। तो ये आपका हो गया पैराथॉक्सिन, ठीक है। अब हम बात करेंगे और नीचे आएंगे तो यहां पर बीच में जब आएंगे यहां पर तो यहां पर आपका पाया जाएगा थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, अब थाइमस ग्रंथि में से क्या निकलता है, थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है। और ये क्या करता है, अगर इस थाइमोसिन नामक हार्मोन की कमी हो गई तो कंकाल जो आपके शरीर का है उसमें उसके वृद्धि में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद में उपापचयी क्रिया जो है इसी चीज को भी ये जो थाइमोसिन नामक हार्मोन है नियंत्रित करता है। तो ये हमारा हो गया थाइमस ग्रंथि। इसके बाद में हमारा अगला आ जाता है अग्न्याशय। अब अग्न्याशय के बारे में हमने आपको पाचन तंत्र जब पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने बताया था अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस निकलते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस निकलते हैं जिसमें इंसुलिन नामक हार्मोन पाया जाता है। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आपके में एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखना, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये आपका हो गया अग्न्याशय। उसके बाद में हमारा आ जाता है वृक्क। तो वृक्क का हमने यहाँ पर बड़ा सा पूरा चित्र बना दिया है, ये कुछ इस प्रकार से। और वृक्क को अगर हम देखें तो वृक्क में पाया जाता है रेनिन नामक एंजाइम। इतनी बात हो गई। और इसी वृक्क के ऊपर पाया जाता है अधिवृक्क। ये जो आपको छोटा सा भाग दिख रहा है ये अधिवृक्क है। और इस अधिवृक्क में यहां पर अगर आप देखें तो बीच में एक छिद्र नुमा आपको भाग दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार से छिद्र नुमा, तो इसको हम बोलते हैं मध्यांश। और बाकी ये जो बाहरी सी भाग है, ये पार्ट है पूरा, इसको हम बोलते हैं वलकुट। अब ये जो वलकुट होता है ये इस पूरे अधिवृक्क का 90% भाग होता है। और यहीं पर ये जो मध्यांश होता है, ये बीच वाला भाग, ये केवल 10% भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा अधिवृक्क है वो कितने भागों में डिवाइड होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, वलकुट और मध्यांश, जिसमें से वलकुट ऊपर ये बाहरी वाला भाग हो गया जो 90% होता है, मध्यांश बीच वाला भाग है। अब इस वलकुट से निकलता है स्टीराइड नामक हार्मोन, और यही मध्यांश से निकलता है दो प्रकार के हार्मोन्स। पहला हमारा एड्रीनैलिन और तथा नार एड्रीनैलिन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये शरीर में पानी की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। तो ये हमारा हो गया अधिवृक्क। उसके बाद में और नीचे आ जाएं तो अब हमारा यहाँ पर आ जाता है जनन ग्रंथियां, यानी कि जो अगर पुरुषों में बात करें तो वृषण, ठीक है, और अगर महिलाओं में बात करें तो अंडाशय, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं के। यहाँ पर देखो ये जो जनन ग्रंथियां होती हैं इसमें 3 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। ये अभी हम मादा में बात कर रहे हैं, महिलाओं में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला टाइप का जो हार्मोन्स होता है इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये क्या करता है, शरीर की गर्भावस्था के लिए तैयार करना, यानी जो शरीर होता है शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करने के लिए जो हार्मोन्स कार्य करता है वो क्या होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड नंबर पर आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करता है, स्तन ग्रंथि में वृद्धि, ठीक है। ये महिलाओं में ये सारी हार्मोन्स पाई जाती हैं, ये स्तन ग्रंथि में वृद्धि करता है। इतनी बात हो गई। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हमारा जो हार्मोन्स है ये क्या कर, ये हार्मोन्स का नाम है रिलैक्सिन। अब ये क्या करता है, ये जो रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स है ये काम आता है आपके जब बच्चे पैदा होते हैं उस डिलीवरी के टाइम में ये काम आता है। उस टाइम में ये हार्मोन्स क्या करता है कि ये मांसपेशियों को फैला देता है, ठीक। इसकी अगर अधिकता होगी तो मांसपेशियां फैल जाएंगी तो इससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। और अगर इसी चीज की कमी, रिलैक्सिन की कमी अगर हो गई तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती।
तो ये होता है हमारा पूरा अंतःस्रावी ग्रंथियां। आई होप कि ये चीजें आप सभी को पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।